सभी का एक बार सादर स्वागत। अब तक हम लोग इस सेमेस्टर में फोर्थ सेम में रहीम के दोहे, बिहारी के दोहे, भगवान बुद्ध के प्रति, वे मुस्कुराते फूल नहीं, कलम और तलवार, इन लेसन्स के बारे में हमने गंभीर चर्चा किया, कविताओं के बारे में। आगे हम लोग हरिवंश बच्चन की तू क्यों बैठ गया है पद पर, इस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं। तू क्यों बैठ गया है पथ पर, पथ मीन्स द वे, मार्ग, रास्ता। सर्वप्रथम हम लोग हरिवंश बच्चन का परिचय प्राप्त करेंगे। पृष्ठ संख्या 65, और आपके पास पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है तो कृपया पेज नंबर 65 हरिवंशाई बच्चन। छायावाद वैयक्तिक यथार्थोन्मुख प्रणयपरक काव्यधारा में हालावाद के प्रवर्तकों तथा उन्नायकों में डॉक्टर हरिवंशाई बच्चन का शीर्ष स्थान है। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन तथा स्वतंत्रता के संघर्ष ने बच्चन को नया आत्मविश्वास तथा नई दृष्टि प्रदान की। हरिवंशाई बच्चन छायावाद वैयक्तिक यथार्थोन्मुख प्रणयपरक काव्यधारा में हालावाद के प्रवर्तक माने थे। हालावाद एक प्रकार का वाद है, जैसे कि काव्य जब हिंदी साहित्य में लिखने लगे हैं, जब साहित्य का सृजन हिंदी में होने लगा है, तो अलग अलग प्रकार के पद्धतियों में, या कहना चाहिए शायरी में लिखा गया है। जैसे कि सर्वप्रथम जब साहित्य का आरंभ हुआ था तो काव्यों के बहुत सारे रूप है, तो वो तो लिखे गए, जैसे कि महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, जैसे कि दोहा है या पद है, चौपाइया। उसके बाद कालांतर में जैसे कि हम लोग आधुनिक शैली में आगे थे, तब उस समय आरंभ हुआ है छायावाद। छायावाद में जो है ना, छायावाद में जो है ना, प्रकृति के बारे में वर्णन है। प्रकृति का मानवीकरण ही छायावाद होता है। मतलब हर एक वस्तु में, हर एक व्यक्ति में प्रकृति का जो है ना दर्शन करने की अभिलाषा होता है। बिना उसके हम लोग मतलब प्रकृति का स्मरण करना चाहिए, प्रकृति को हमारे अंदर आत्मसात करना चाहिए, प्रकृति को ही हम लोग दर्शन करने का चेष्टा करना चाहिए। क्योंकि बिना प्रकृति के मनुष्य है नहीं, क्योंकि मानव इस प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि बिना प्रकृति के मानव का निर्वाह असंभव है। क्योंकि प्रकृति नहीं है तो मानव कहाँ से रह पाएगा? ना भूमि है, ना आकाश है, ना जल है, ना वायु है, ना अग्नि है, तो मनुष्य है नहीं। क्योंकि इन पंचभूतों से ही मनुष्य का निर्माण होता है, मनुष्य का विनाश होता है, पतन होता है, वही तो प्रकृति है। तो प्रकृति का मानवीकरण छायावाद है। और छायावाद के बाद छायावादोत्तर काल आया है। छायावादोत्तर काल में जो है ना प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। प्रगतिवाद मतलब प्रोग्रेसिव, जैसे कि हर किसी को रोटी, कपड़ा, मकान मिलना चाहिए, हर कोई प्रगति पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी को इन सभी की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। नो वन कैन डू एनीथिंग। सो ये सभी चेष्टाओं को जो है ना ध्यान में रखते हुए छायावाद काल में प्रगतिवाद। फिर प्रयोगवाद में यहाँ पर ये सारे तथ्य देखने को मिल जाते हैं कि साहित्य एक लैब है और काव्य उसमें एक एक्सपेरिमेंट है। साहित्य एक लैबोरेटरी है तो काव्य उसमें एक्सपेरिमेंट है। बिना इसके जो है ना, बिना काव्य के साहित्य नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रयोग करना कंपल्सरी है। प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा जो विकास की जो श्रेणी है ना, वो फिर नीचे उतर जाएगा, डूब जाएगा।
क्योंकि साहित्य में परिवर्तन होना चाहिए। तो प्रयोग वर्ग में जो है ना, उससे पहले तक प्रगतिवाद से पहले या छायावाद या उससे पहले ना केवल विशेष व्यक्तियों से संबंधित काव्यों की रचना हुई है। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूँगा पृथ्वीराज सिंह रासो है। पृथ्वीराज रासो में जो है ना पृथ्वीराज सिंह चौहान के बारे में वर्णन है। पृथ्वीराज सिंह बहुत बड़े राजा थे और वर्धत कहना चाहिए बहुत ही प्रतापी थे, ब्रेवरी थे, एडवेंचरस थे, बहुत बार गोरी को पछाड़ा था युद्ध में। एंड उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे विजय प्राप्त किए हैं स्वयं अपने ही बलबूते पर। उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। छल कपट के साथ किसी ने उनके साथ घोर अन्याय किया, ये अलग बात है। सो मतलब एक राजा के बारे में, या फिर पद्मावत है उसमें राजकुमारी पद्मावती के बारे में है, या फिर बिसरदेव रासो है, या फिर विजयपाल रासो है। तो इनमें जो है ना राजाओं के बारे में है, या फिर हर्षवर्धन है, राजा हर्षवर्धन है, या फिर हमारे बहुत बड़े जो राजा थे वो चोल राजा, नॉट चोल राजा, या फिर पाटलिपुत्र के चाणक्य हो। तो राजा महाराजाओं के बारे में या अकबर के बारे में लिखे गए हैं, ओके, लेकिन साधारण विषयों के बारे में किसने ध्यान दिया है? तो प्रयोग वर्ग में कुछ ऐसे करने की चेष्टा भारत के साहित्यकारों ने किया है। जैसे कि एक साधारण मजदूर के ऊपर जो डेली जो काम करने वाले हैं, डेली वेजेस के ऊपर, डेली वेतन मतलब जिस दिन काम करते हैं उसी दिन भोजन करने वाले हैं। जैसे कि अब लॉकडाउन में है, बहुत सारे रोजगार होते हैं, रोज जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उनको जो भोजन नहीं मिलेगा, ऐसे बहुत सारे लोग भूख में से मरने वाले हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में, या फिर एक काम करती हुई मजदूरन है, या फिर फसल में काम करने वाले किसान हो, या फिर चप्पल सीने वाले मोची हो, कपड़ा बुनने वाले जुलाहे हो, मटका बनाने वाले कुम्हार हो, ऐसे लोगों के ऊपर कविता लिखे गए हैं। ये है सब प्रयोगवाद। उसके बाद फिर नई कविता आई है। नई कविता में फिर अलग अलग है। नई कविता इट्स लुक लाइक प्रोस। हाँ, जैसे कि हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी जी का बुद्ध से संबंधित जो कविता हमने जो पढ़ी है, भगवान बुद्ध के प्रति, वो नई कहानी है, सॉरी नई कविता है। उसके बाद आया है हालावाद। हालावाद में जो है ना, ये भी एक प्रकार की ऐसी एक साहित्य की एक प्रथा है, शैली है कि जिसमें जो है ना हरिवंश राय बच्चन जो है मधु को, हालाहल को जोड़ा है, हालाहल को, जहर को। क्या जहर से भी दुनिया चल सकती है? तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल चल सकती है। किस प्रकार चलती है उन्होंने अपने काव्यों में बताया है। जब हम लोग इनका परिचय प्राप्त करेंगे तो उसके बारे में भी हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। सो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का शीर्ष स्थान रहा है हालावाद के उन नायकों के रूप में या प्रवर्तक के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन तथा स्वतंत्रता के संघर्ष ने बच्चन को नया आत्मविश्वास और नई दृष्टि प्रदान की है। असहयोग आंदोलन, असहयोग नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में इन्होंने भाग लिया है, और इसके साथ साथ सत्याग्रह आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया है। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह इन्होंने किया है। और इसके साथ स्वतंत्रता के संघर्ष ने बच्चन को नया आत्मविश्वास प्रदान किया है। आज़ादी के लिए हमने बहुत कुछ संघर्ष किया था, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब मनुष्य संघर्ष करता है ना तो उसमें दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास बढ़ती रहती है। ही और शी बिकम स्ट्रॉन्ग। क्यों? क्योंकि लड़ने की शक्ति या बर्दाश्त करने की शक्ति उनमें बढ़ जाती है। तो इतने सारे आंदोलनों में उन्होंने भाग लिया है कि उनके अंदर आत्मविश्वास एकाएक बढ़ गया है, और इसलिए उनको जो है ना एक नई दृष्टि, नया विजन प्रदान हुई है। बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 को इलाहाबाद के चक मोहल्ले में एक निम्न मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था।
27 नवंबर को 1907 में इलाहाबाद के चक मोहल्ले में इनका जन्म हुआ। एक निम्न मध्यवर्गीय कायस्थ परिवार में। अब कायस्थ के बारे में मैं कुछ और नहीं कहना चाहूँगा। कायस्थ काइंड ऑफ कैस्ट बिरादरी है, जैसे क्षत्रिय होते हैं, सूद होते हैं, इसी प्रकार कायस्थ भी होते हैं। एक बिरादरी है, एक कुल का नाम है। तो कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद के चक मोहल्ले में। उनके पिता का नाम प्रताप नारायण राय था। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण राय था और पायनियर अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय में ये कर्मचारी थे। किसमें? पायनियर अंग्रेजी दैनिक, डेली न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में जो निकलती थी, पायनियर कहकर जो अंग्रेजी डेली न्यूज़पेपर था, उसमें ये महाशय काम करते थे। आरंभ में उन्हें हिंदी और उर्दू की शिक्षा उनकी माता सुखसती द्वारा प्राप्त हुई। बच्चन ने सन 1925 में कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद से हाई स्कूल तथा 1947 में इंटर परीक्षा उत्तीर्ण की। 1925 में ये कायस्थ पाठशाला से हाई स्कूल प्राप्त की है और 1927 इंटर परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की। सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए तथा इसके पश्चात अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात बच्चन जी सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप में भाग लेने लगे। जब उन्होंने स्कूल, इंटर और जब वो पीजी एमए कर लिए तो इसके उपरांत उन्होंने जो है ना सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया है और उन्होंने नमक बनाना और चरखा चलाने जैसे जो स्वतंत्रता संग्रह या स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़े हुए जो कार्यक्रम थे उसमें एक्टिवली सक्रिय रूप से भाग लिया है और इसके साथ साथ इसके अतिरिक्त गांव-गांव जाकर इसका प्रचार, इसका प्रसार भी उन्होंने किया था। क्योंकि गांव में जो है ना आज़ादी के बिल मतलब आरंभ करने वाले कुछ ऐसे नेता या फिर कुछ ऐसे कवि थे उस समय। नॉट ओनली हम लोग केवल गांधी, नेहरू या फिर कोई बहुत बड़े नेता ही आज़ादी के लिए लड़े हैं, आज़ादी के लिए काम किए हैं, ऐसा सोचना हमारी बहुत बड़ी मूर्खता होगी। जब सांप का बिल बनता है ना तो सांप जाके उसमें रहता है, लेकिन बिल बनाने वाले छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने गए हैं। नमक बनाना, चरखा चलाने जैसे कार्यक्रम भी उन्होंने किए हैं और इसके अतिरिक्त उन्होंने गांव-गांव जाकर इनके लिए जो है ना काम करना आरंभ किया है, लोगों में जन जागरण करवाया है। और इंटर में जब ये अध्ययन काल में ही बच्चन का विवाह श्यामा जी के साथ हुआ था। जब वो इंटरमीडिएट पढ़ रहे थे, मतलब 1927 या 29 के बीच का जो समय है जो इंटरमीडिएट का, तो उस समय ही इनका विवाह हुआ था श्यामा जी के साथ। श्यामा जी उनकी पत्नी रह चुकी है, ये उनकी पत्नी है श्यामा। तो श्यामा जी के साथ इनका विवाह होता जब वो इंटर में अध्ययन कर रहे थे। और इसके उपरांत आर्थिक अभाव में पारिवारिक दायित्व का निर्वाह करते हुए उनकी गीत रचना का क्रम प्रारंभ हो चुका था। तो यस, सो पढ़ाई करते हुए घर का जो पूरा उत्तरदायित्व है उन्होंने अपने कंधों पर लिया है। और उस समय घर में आर्थिक स्थितियाँ बिल्कुल अच्छी थी और पूरा घर का दायित्व जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गया था। ये सब काम करते हुए गीत रचना भी उन्होंने किया है, मतलब अपने साहित्य के चरण को कहीं पर भी उन्होंने
फुल स्टॉप नहीं लगाया, ऑलवेज ही पुट कामा, मतलब ही कंटिन्यूड हिज लिटरेचर। सो पायनियर प्रेस, अभ्युदय, चांद पत्रिका के कार्यालय, अग्रवाल विद्यालय आदि में वे कार्यरत रहे। सन 1936 में श्यामा जी का देहांत हुआ। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई है। 1925 या 26 में शादी हुई है और 1936 में ये चल बसी। और इससे बच्चन के हृदय पर गहरा आघात हुआ। 1 वर्ष तक वे रचना कार्य से विरक्त रहे, किंतु उनकी अनुभूति गहरी होती गई। 1 साल तक उन्होंने साहित्य का सृजन नहीं किया है और अपने साहित्य के सृजन पर रोक लगाई है। और 1936 में श्यामा जी का देहांत हुआ और 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि उनके हृदय के ऊपर गहरा आघात पहुंचा है और उस पीड़ा को उन्हें सहन करने की क्षमता उनमें नहीं थी। और 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्य की रचना नहीं की, क्योंकि साहित्य से वे विरक्त हो गए थे, अनासक्त हो गए थे। फिर 1938 में निशा निमंत्रण में उन्होंने श्यामा जी की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया। सन 1942 में बच्चन ने तेजी जी से विवाह किया। 1938 निशा निमंत्रण, 1938 में निशा निमंत्रण से उन्होंने श्यामा जी की जो स्मरण है उसको चिरस्थायी अमर कर दिया है, क्योंकि इस निशा निमंत्रण में उन्होंने अपनी जो मतलब जो पत्नी रह चुकी है श्यामा, उनकी जो यादें हैं, उनका जो स्मरण है उसको चिरस्थायी कर दिया है इस काव्य के माध्यम से निशा निमंत्रण में। तो 1938 में निशा निमंत्रण में उन्होंने श्यामा जी की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया है, अमर एटर्नल बना दिया है। एंड 1942 में उन्होंने बच्चन जी से, तेजी बच्चन जी से दूसरा विवाह किया। हाँ, समय हो रहा है, लॉकडाउन चल रहा है ना, अब एट प्रेजेंट 1:15, देखिए लॉकडाउन का समय हो गया है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं महान हूँ, नो, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। सो हमारे सीनो भैया पुकारे के साथ चलिए 5 मिनट्स। 1938 में निशा निमंत्रण में उन्होंने श्यामा जी की स्मृति को चिरस्थायी बना दिया और 1942 में तेजी बच्चन जी से इन्होंने दूसरा विवाह किया। इस विवाह से उनके जीवन में एक नवीन मोड़ आया। उनके 2 सुपुत्र हुए, उनमें हिंदी सिनेमा जगत के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन, जिसको भली भांति सब लोग जानते हैं बिग बी के नाम से। अब बिग बी मतलब बिग बच्चन है या बिग ब्रदर है, बिग बॉस है, डोंट नो, बट बिग बी कहते हैं उनको, बचपन से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ। अमिताभ बच्चन एक है, दूसरे सुपुत्र है अजिताभ बच्चन। मतलब जब तेजी बच्चन से उन्होंने विवाह किया है 1942 में। दोनों को मिला दें। यहाँ पर 1942 में जब तेजी बच्चन से उन्होंने दूसरा विवाह किया तो उनसे उनको 2 संतान हुए हैं। एक है अमिताभ बच्चन, जिनको अपने भली भांति जानते हैं, और दूसरे है अजिताभ बच्चन। हरिवंश बच्चन अंग्रेजी साहित्य के विद्वान थे। यस, इज ए गुड स्कॉलर इन इंग्लिश, बहुत बड़े विद्वान थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया। उन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश डिपार्टमेंट में एज ए प्रोफेसर, एज ए लेक्चरर बहुत समय उन्होंने टीचिंग का काम किया है, टीचिंग प्रोफेशन में रह चुके हैं। उसके उपरांत 1952 में 1952 में ये आयरलैंड गए हैं। आयरलैंड जाकर आयरिश के जो महाकवि ईट्स है, Yeats is Irish poet. 1952
आयरिश के जो महाकवि ईट्स है, इनके जो अंग्रेजी के जो साहित्य है उनके ऊपर उन्होंने शोध कार्य किया है। एंड 1954 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वालों ने उनको PhD उपाधि से इनको सम्मानित किया है। और उन्होंने बेल्जियम, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, रशिया, मंगोलिया, जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया आदि विदेशों में यात्रा की। उन्होंने केंद्रीय सरकार के विदेश विभाग में एक विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉरेन मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय में इन्होंने एक स्पेशलिस्ट के रूप में कार्य किया है। और उन्हें साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य वाचस्पति तथा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 18 जनवरी 2003 में जीवन की मधुशाला का यह मधुप्रेमी विश्व को काव्य रूपी उपहार प्रदान कर सदा सदा के लिए विदा हुए हैं। तो 2003 18 जनवरी के दिन यह मधुशाला के प्रिय या मधुप्रेमी विश्व को त्याग कर सदा सदा के लिए इस साहित्य के आकाश में विलुप्त हो गए हैं, गायब हो गया है 2003 में। और उनकी कुछ कविताएं, कुछ रचनाएं इस प्रकार है: तेरा हार, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, सतरंगिनी, हालाहल, बंगाल का काल, खादी के पुल, सूत की माला, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, धार के इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खंबे 64 खूंटे, दो चट्टाने, बहुत दिन बीते, करती प्रतिमाओं की आवाज़, उभरते प्रतिमाओं के रूप, जाल समेटा, नई से नई, पुरानी से पुरानी। और ये सभी इनके काव्य है। और कुछ निबंध है: नए पुराने झरोके, टूटी छूटी कड़िया। और समीक्षा है: कवियों में सौम्य संत। और आत्मकथाएं हैं: क्या बोलूं क्या याद करूं, ये बहुत फेमस हुआ है। क्या बोलूं क्या याद करूं, नीर का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ये इनके आत्मकथाएं हैं। और अनुवाद है, कुछ इन्होंने अनुवाद कार्य किया है: नेहरू राजनीतिक जीवन चरित्र, रूसी कविताएं मतलब रशियन पोइट्रीज, मरकथ द्वीप का स्वर, नागर गीत, नागर गीता, हैमलेट, भाषा अपनी भाव पराए और किंग लियर। ये सभी इनके अनुवाद के कार्य रह चुके हैं। बच्चन का काव्य बहुमुखी प्रतिभा संपन्न से भरी हुई है। इनके जो काव्य है ना, बहुमुखी अनुभूतियों का दर्पण है। सो इनके काव्य में प्रेम, निराशा, अवसाद के साथ राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना के स्वर प्रकट होते हैं। बच्चन की लोकप्रियता का आधार मधुशाला काव्य है, क्योंकि पूरे साहित्य के जगत में ये जो मधुशाला जो एक जो काव्य है ना, वो एक प्रकार का तहलका मचा दिया था। 1940s, 50s या 60s में जब ये लिखा गया था, ये जो मधुशाला 1935 में एक चर्चित काव्य में से एक काव्य रह गया है मधुशाला। उसमें केवल हाला के लिए तड़प न होकर क्रांति का स्वर, विद्रोह की भावना, परंपरा का विरोध, जातिवाद का खंडन तथा समन्वयात्मक भावनाओं का प्रतिपादन भी किया गया है। इसलिए ये जो काव्य है बहुत ही चर्चित हुई है। और उमर खयाम की जो रुबाइयाँ हैं, ये भी इनके काव्य के ऊपर बहुत बड़ा भारी भरकम प्रभाव डाला है। तो ऐसे हालावाद के प्रवर्तक, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जो कवि रह चुके हैं हरवंशराय बच्चन, इनका जो काव्य है तू क्यों बैठ गया है पर, ये एक आदर्शात्मक प्रेरणादायक काव्य है। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग घर पर रहना, सुरक्षित रहना, बाहर ना निकलना।